फाइनल के इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के पेपर में आज मैं आपको बोनस के भुगतान के बारे में बताऊंगी। आजकल श्रमिकों को मूल वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाता है और उसके वेतन में इसके अलावा भी कई मदों को शामिल किया जाता है, जैसे कि अटेंडेंस बोनस, प्रोडक्शन और इंसेंटिव बोनस दिया जाता है। नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए अलग से अलाउंस दिया जाता है और ओवर टाइम यदि किया जाता है किसी भी कर्मचारी या श्रमिक के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में भी उसे अतिरिक्त पेमेंट उसके काम के बदले में किया जाता है। तो श्रमिकों की आमदनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यदि हम कहें तो वो इन रूपों में, यानी अटेंडेंस बोनस के रूप में या उत्पादन और प्रेरणा बोनस के रूप में, या नाइट शिफ्ट अलाउंस और ओवर टाइम की अगर हम बात करें तो किसी न किसी रूप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बोनस मिलता है। और 1965 तक जो बोनस समझौता था वो औद्योगिक ट्रिब्यूनल के निर्णयों से रेगुलेट होता था और 1965 में बोनस भुगतान अधिनियम, बोनस पेमेंट एक्ट 1965 बना और इसके बाद से ही औपचारिक रूप से किसी संस्था के लाभ में श्रमिकों को हिस्सा पाने का उनका अधिकार को स्वीकार किया गया, मान लिया गया। भारत में बोनस का भुगतान कुल मजदूरी के अंग के रूप में किया जाता है और बोनस से अभिप्राय भले के लिए कुछ दिया जाना, यानी किसी भी कंपनी के शेयर होल्डरों का खासा अतिरिक्त लाभांश होता है या जो भी लाभ का हिस्सा होता है वो, जैसे बीमा पॉलिसी लेने वाले को जो भी लाभ होता है उसका बंटवारा होता है और श्रमिक उसकी मजदूरी के अलावा भी अनुग्रह राशि प्राप्त करता है, जिसे हम ग्रेच्युइटी कहते हैं। तो इस रूप में कहीं न कहीं बोनस श्रमिकों को प्राप्त होता है। भारत में अंग्रेज़ों के समय से ही श्रमिकों को खास अवसरों पर, त्योहारों पर या कुछ अन्य मौक़ों पर खास प्रकार की भेंट दिए जाने का प्रावधान था या दी जाती थी। पर जब बोनस देने की परंपरा की शुरुआत इसी तरीके से हुई और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उस दौरान कई उद्योगों ने खुशहाली अथवा तेज़ी का अनुभव किया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में नियमित रूप से मजदूरों को बोनस का भुगतान किया जाने लगा। 1917 में मुंबई में अहमदाबाद के मिल मालिकों ने श्रमिकों को युद्ध बोनस देना स्वीकार किया, जो मूल मजदूरी का लगभग 10% था और 1919 में इसे बढ़ाकर 35% कर दिया। तो जो बोनस का कंसेप्ट है वो अभी का नहीं है, ये काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। 1948 में औद्योगिक न्यायालय बम्बई ने कहा था कि उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों एवं चल पूंजी दोनों का ही लाभ में योगदान होता है, यानी लाभ में योगदान केवल कैपिटल का नहीं है कि उसका सारा का सारा हिस्सा उसे मिल जाए, इसलिए दोनों को ही लाभ में अपने हिस्से का दावा करने का अधिकार है। और जहाँ तक श्रमिकों का संबंध है, ठीक हिस्सा जो है वो निर्वाह मजदूरी स्तर पर ही आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि यदि निर्वाह मजदूरी स्तर पूरी तरीके से मिल भी जाए, यानी उसे एक जो लिविंग वेजेस हम कहते हैं वो अगर मिल भी जाए तो भी श्रमिक उचित रूप से बोनस का दावा कर सकते हैं। और इस बोनस के दावे करने का अधिकार इसलिए होता है क्योंकि किसी उद्योग को मिलने वाले लाभ पूंजी और श्रम दोनों के योगदान के कारण होते हैं। तो जो लाभ का हिस्सा है वो श्रमिक को भी किसी न किसी रूप में प्राप्त होना चाहिए और इसी पर आधारित ये जो बोनस का
कंसेप्ट हैं वो आया है, क्योंकि केवल श्रम या केवल पूंजी मिलकर ही लाभ नहीं जनरेट करते, दोनों ही हिस्से मिलकर लाभ जनरेट करते हैं। मई 1948 में भारत सरकार के द्वारा लाभ भागित समिति प्रॉफिट शेयरिंग कमेटी ने ये बताया कि जो बोनस होता है उसके भुगतान के संबंध में कोई भी आदेश तय नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी भी उद्योग के द्वारा जो भी लाभ कमाया जाता है वो केवल किसी एक साधन के कारण नहीं होता, उसमें श्रमिक का अगर सहयोग हम मानते हैं वो होता है, तो इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर कि बोनस डिपेंड करता है। तो बोनस का भुगतान उतना, जैसे हम कहते हैं, उतना सरल नहीं है। जिस तरीके से मजदूरी का निर्धारण या वेतन का निर्धारण बहुत ही आसान है, क्योंकि वो काम के बदले में दिया जाता है, पर बोनस इससे एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि बोनस कहीं ना कहीं लाभ में भागीदारी की बात करता है, और बोनस का भुगतान उसकी सही मात्रा कितनी होगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि अतिरिक्त लाभ कितना हो रहा है। और इस बात से ही बोनस में काफ़ी विवाद और मतभेद बोनस के बारे में देखने को मिलता है। अतिरिक्त लाभ, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अतिरिक्त लाभ का जो हिस्सा है, एक्स्ट्रा जो भी लाभ हो रहा है, उसको उसके अंतर्गत या उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाए। तो 1950 में बम्बई वस्त्र उद्योग के एक विवाद के फैसले में लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा निश्चित किए गए कुछ बोनस से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिनको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि मूल्यह्रास की व्यवस्था की बात की गई। जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसे समझा जाना ज़रूरी है। फिर पुनर्स्थापना के लिए सुरक्षित कोष बनाने की बात की गई। दूसरा, प्रदत्त पूंजी पर 6% लाभ की दर को माना गया, और प्रदत्त पूंजी पर लाभ से कम दर पर चल पूंजी पर लाभ की बात कही गई। तो इन खर्चों को, ये जो भी व्यय होता है, डेप्रिसिएशन होता है, या एक रिज़र्व फंड की हम बात करते हैं, या प्रॉफिट रेट जो भी मिलता है फिक्स्ड कैपिटल पर, तो इन कुल लाभ जितना भी हुआ है, इनमें से इन ऊपर के जो भी व्यय हैं उनको यदि हम बाकी निकाल लेते हैं और फिर जो राशि बचती है उसे हम क्या कहेंगे, अतिरिक्त लाभ कहा गया है। यानी अतिरिक्त लाभ ज्ञात करने का क्या तरीका है कि 1950 में उन्होंने 4 इन बातों को, जो भी कुल शुद्ध लाभ हो रहा है या कुल लाभ है उसमें से मूल्यह्रास और सुरक्षित रिजर्व एक निकाल लीजिए, 6% लाभ की दर जो पूंजी को मिलनी चाहिए उसको अलग कर लीजिए, और फिर प्रदत्त पूंजी पर लाभ से कम दर पर जो चल पूंजी पर जो भी कैपिटल है उस पर जो लाभ मिल रहा है उसे भी निकाल दीजिए, और उसके बाद जो बच जाता है उसे क्या कहा है, अतिरिक्त लाभ कहा है। और यह अतिरिक्त लाभ किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या किसे मिलना चाहिए, बोनस के रूप में श्रमिकों में बांटा जाना चाहिए। इस तरीके की बात 1950 में बम्बई वस्त्र उद्योग के एक विवाद के फैसले में कही गई थी। 1961 में M.R. मेहर की अध्यक्षता में एक बोनस आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग ने 1964 में अपनी रिपोर्ट किसको दी, गवर्नमेंट को दी। तो उन्होंने जो सिफारिशें की बोनस के बारे में, उनमें कई सारी सिफारिशें उनके द्वारा की गई थी, जिसमें हम पहले बात करते हैं कि उन्होंने ये माना कि बोनस का दावा करना एक अधिकार है। यानी उन्होंने ये बताया कि बोनस जो संबंधित धारणा है इससे कम आय वाले श्रमिकों को भी लाभ में हिस्सा मिलेगा, और वास्तविक मजदूरी और निर्वाह मजदूरी के बीच की खाई जो है वो ख़त्म होगी या उसको भी कम किया जा सकेगा, और यह मूल मजदूरी के ढांचे पर असर नहीं डालेगा, और मजदूरी का जो वेज स्ट्रक्चर है हमारा उसमें कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी लाएगा, लोच लेकर आएगा, जिससे कि मजदूरी
नम्य होगी एक तरीके से। तो 1964 में बोनस के दावे को क्या माना गया? अधिकार माना गया, और ये एक बहुत ही बड़ी बात बोनस के भुगतान के संबंध में है। दूसरा हम बात करें तो बोनस का भुगतान संस्था क्रमानुसार। इसका मतलब है कि आयोग द्वारा एक सिफारिश यह की गई कि बोनस का भुगतान संस्था क्रमानुसार हो, यानी बोनस कार्य कुशलता संबंधी प्रेरणा देता है, और लाभ बोनस पद्धति का यह उद्देश्य है कि मजदूर संस्था में अपनापन महसूस करे और उद्योग की प्रगति में रुचि ले। तो ऐसी स्थिति में अगर उद्योग और मजदूरों में इस तरीके का कोई समझौता है और उसमें समय समय पर नवीनीकरण किया जाता है, तो ऐसे में बोनस को एक निम्नतम सीमा और एक उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए, और उसके आधार पर बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा बोनस की जो व्यवस्था की गई उसमें अतिरिक्त लाभ वाले जो फार्मूले की हमने जहाँ बात की, उसके आधार पर जो बोनस का भुगतान होता है वो हमने इससे पहले मैंने आपको बताया कि अतिरिक्त लाभ किस तरीके से आकलित किया जाता है। बोनस की व्यवस्था की हम बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बोनस का जो भुगतान किया जाएगा श्रमिकों को, उसका व्यवस्था कहाँ से होगी या वो पैसा किस तरीके से आएगा। तो श्रमिकों के लिए बोनस की व्यवस्था में आयोग ने कहा कि यह मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का 60% होना चाहिए। अभी मैंने आपको अतिरिक्त लाभ के बारे में बताया कि कुछ चीज़ें जो शुद्ध लाभ हैं या कुल जो भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं किसी भी उद्योग को, उसमें से कुछ चीज़ें जैसे मूल्यह्रास हुआ, रिजर्व जो भी फंड रखने हैं, ये सब बाकी निकालने के बाद जो बच जाता है उसे हम क्या कह रहे हैं? अतिरिक्त लाभ। और बोनस की व्यवस्था की यदि हम बात करें तो वह जो भी अतिरिक्त लाभ है उसका कितना परसेंट होना चाहिए? 60% होना चाहिए। और यदि उपलब्ध अतिरिक्त लाभ के बंटवारे के लिए ज़रूरी मात्रा यदि कम लगती हैं तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम बोनस की रकम तय की जानी चाहिए। अधिकतम बोनस की रकम भी तय की जानी चाहिए, यानी एक तरीके से उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा इसकी तय किया जाना चाहिए। और अधिकतम बोनस की रकम वर्ष में दी गई कुल मजदूरी और महंगाई भत्ते के 20% के आसपास होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई बातें बोनस आयोग के आधार पर की गई कि सार्वजनिक संस्थाओं की जो बोनस योग्यता है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उद्योग हैं उनका कुल बिक्री या लेन देन 20% से कम नहीं है उनके टोटल टर्नओवर का, तो ऐसे में सेवाओं का विक्रय जो भी बिक्री की जाती हैं उसमें ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न की जाएं जिसका निजी क्षेत्र के उद्योगों के द्वारा जब उन्हें बेचा जाता है, वस्तुओं और सेवाओं को प्रतियोगिता होती है, तो ऐसी दशा में इन संस्थाओं को प्रतियोगिता के अंतर्गत मानना चाहिए। यानी उनकी कितनी कैपेसिटी है, एलिजिबिलिटी कितनी है, ये भी तय किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से बोनस भुगतान की व्यवस्थाएं करने की बात कही गई। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में जो बना उसमें कुछ संशोधन किए गए। आगे चल के 1995 में उसे संशोधन किए गए और जो एलिजिबिलिटी थी उसे 2,500 रुपये बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया और गणना की सीमा को 1,600 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया। इसका मतलब ये है कि 3,500 यानी 3,500 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस मिलेगा और इसके साथ ही 2,500 से 3,000 तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की जो भी बोनस मिलेगा उसकी गणना इस आधार पर की जाएगी कि उनका वेतन 2,500 रुपये ही है। तो बोनस की जो भी न्यूनतम राशि है वो मजदूरी का कितना प्रतिशत होगी? 8.33% होगी और अतिरिक्त लाभ उपलब्ध होने पर 20% तक अधिकतम बोनस दिया जा सकेगा। तो इस तरीके से बोनस के बारे में कुछ चीज़ें तय की गई और बोनस के भुगतान की जिसे कहते हैं एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया हम कह सकते हैं, उसे शुरू
किया गया, उसे शुरू करने का प्रयास किया गया। एक्चुअली बोनस, वास्तव में बोनस का मतलब यही है कि कहीं न कहीं श्रमिक को उस उद्योग से या अपने कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उससे सीधा जोड़ने का एक प्रयास हम इसे कह सकते हैं, ताकि उसका इन्वॉल्वमेंट पूरा उस काम में रहे। और चूँकि लाभ को हम केवल पूंजी का ही हिस्सा नहीं मान सकते, वो सभी साधनों को कहीं न कहीं उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ऐसे में श्रमिकों को ये हिस्सा बोनस के रूप में भुगतान किए जाने का प्रावधान रखा गया है। थैंक यू।